नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आपको नक्षत्रों से जुड़े बहुत ही रोचक जानकारी दे रहे हैं। नक्षत्रों के 3 मुख होते हैं। अधोमुख वाले नक्षत्र होते हैं, यानी ऐसे नक्षत्र जिनका मुख नीचे की तरफ होता है, मतलब उल्टे नक्षत्र। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र यानी मुख से तात्पर्य यहाँ पर है निगाह से, यानी अधोमुख वाले जो नक्षत्र होते हैं उनकी दृष्टि नीचे की तरफ बेहतर काम करती है। ऊर्ध्वमुख वाले जो नक्षत्र होते हैं वो हमेशा ऊपर देखना चाहते हैं, अपवार्डी होते हैं। और ये अधोमुख मतलब डाउन यार्ड चलने वाले होते हैं। तिर्यक मुख माने होता है जो तीनों ऊपर नीचे सामने 3 दिशाओं में, यानी उनके पास में 3 प्रकार से दृष्टियां बन जाती हैं। तिर्यक यानी ऐसे भी मान लीजिए, ऐसे भी 3 प्रकार से 3 दिशाओं में देख सकते हैं। तो आपकी कुंडली में ग्रहों का नक्षत्र देखना मैं बताऊंगा कि कैसे देखना और इन नक्षत्रों का फल कैसे आता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको इन नक्षत्रों की विशेषता बता देता हूं कि ये जो नक्षत्र होते हैं किन चीजों के लिए ज्यादा खास और उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हमने आपके सम्मुख लिख दिया है। अधोमुखी नक्षत्र आप देख लीजिए, भरणी, कृतिका, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, यानी तीनों पूर्वा, विशाखा और मूल नक्षत्र जो होते हैं ये अधोमुखी होते हैं, यानी नीचे की तरफ इनका विकास अधिक होता है। अब चूंकि इस नक्षत्र से स्पष्ट है अधोमुखी है, यानी कि ये नीचे की तरफ ज्यादा विकास करते हैं। धरती के भीतर मान लीजिए हम लोग पृथ्वी के प्राणी हैं, तो हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी के नीचे यानी किसी भी चीज की जड़ में, किसी भी चीज की गहराई में जाने वाले ये नक्षत्र होते हैं। इसीलिए जिन लोगों का जन्म भरणी, कृतिका, श्लेखा, मघा, तीनों पूर्वा, विशाखा या मूल में होता है, वो किसी भी विषय वस्तु की गहराई में जाना चाहते हैं, हर चीज का निचोड़ निकालना चाहते हैं, ऊपरी स्तर पे काम नहीं करते हैं। अगर कोई समस्या भी है तो उसके रूट में जाएंगे, उसके जड़ में जाना पसंद करते हैं। अब ये जो नक्षत्र होते हैं, अगर आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में है या फिर किसी ग्रह की दशा चल रही हो जो इन नक्षत्रों में बैठा हो और आपका जो काम हो वह कुछ नीचे की तरफ, यानी जैसे जमीन खोदना हो गया, या फिर जैसे नीचे से खोद के हम पानी निकालते हैं, सुरंग बनाना और टनल बनाना, सुरंग बनाना, खेत जोतना, खुदाई करना या किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना, यानी गहराई वाली चीजें जिसमें हमें ज्यादा डीप में जाना पड़ता हो, छिपी हुई चीजें, ये सारे कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये नक्षत्र ज्यादा लाभ दे जाता है। अब इसी प्रकार से अगर ऊपर जहाज उड़ रहा है तो जब वह जहाज उड़ेगा, लैंड करेगा, तो उस समय ऊर्ध्वमुख रहेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन जब वह लैंड करेगा तो अधोमुख होता है। तो इस प्रकार से जहाज की लैंडिंग, ऊंचे स्थानों से उतरना, पहाड़ से उतर रहे हैं, नदी में छलांग लगा रहे हैं, तैरना आदि भी इन्हीं नक्षत्रों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये अधोमुख नक्षत्र है। अभी इसका कुंडली पे कैसे प्रयोग होगा ये मैं अभी आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र ये हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, तीनों उत्तरा, यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी होते हैं। इनमें कोई ऐसा काम करना जिसमें ऊंचाई पर जाना हो, जैसे जहाज जब लैंड की तो अधोमुख में चल रहा है, ऊपर जाएगा, जब टेक ऑफ करेगा तो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। तो इसमें ऐसे कार्य आ जाते हैं जिसमें हमें ऊपर बढ़ना हो। वैसे ये प्रगति के लिए भी प्रेरक होते हैं। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर बढ़ना। व्यक्ति भी जीवन में ऊपर बढ़ना चाहता, कैरियर ऊपर बढ़ाना चाहता, खुद ऊपर बढ़ना चाहता है, किसी भी चीज को ऊपर लेके जाना। जैसे अभी आपने लक्ष्य रखा है, आपका बिजनेस 1 करोड़ टर्नओवर का है, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो ये भी ऊपर जाना ही एक प्रकार से हो गया। तो ऊपर बढ़ने के काम, ऊपर चढ़ने के काम हो गया।
कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि जब आप निर्माण करेंगे तो धीरे धीरे बिल्डिंग कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। वायु यात्रा हो गया, याद कोई चीज करना है, आज आपको 4 सूत्र याद है, कल 5 याद होंगे, फिर 6, तो ये भी आप ऊपर की तरफ यानी अपयार्ड, किसी भी विषय में ऊपर की तरफ बढ़ना। छोटे पद से जाते ही जाते धीरे धीरे बड़े पद पर पहुंचना, छोटे से काम शुरू करके उसको स्टेप बाय स्टेप बड़ा बना देना, नौकरी शुरू करना, और इस प्रकार से राजतिलक होना, किसी भी प्रकार से उन्नति और ऊंचाई की तरफ बढ़ना ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों की के कारकत्व में आ जाता। त्रियकमुखी नक्षत्र में आते हैं अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त्र, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती। ये त्रियक मुख में आते हैं। अब ये त्रियक मुख मतलब ये कई दिशाओं में देखते हैं, ऊपर नीचे सामने चारों तरफ चलते हैं। तो ये आपने क्रिकेट में सुना होगा, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे, फील्डिंग अच्छी करते हैं, लगा दीजिए तो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे। तो ये ऐसे ही नक्षत्र होते हैं त्रियक मुखी। इनमें यात्रा वगैरह करना अच्छा हो जाता है, कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, क्रय विक्रय करना है, तो ये सारी चीजें ज्यादा अच्छी हैं। ट्रेनिंग देना, कोई मशीन चालू करना है, क्योंकि जब मशीन चलेगी तो वो कई प्रकार के काम करेगी। यानी ये समझ लीजिए ये नक्षत्र जो है मल्टी टैलेंटेड वाले नक्षत्र होते हैं। तो इन नक्षत्रों को मैंने आपको दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब हम चलेंगे कुंडली पर। कुंडली पे कैसे प्रयोग करना। पहली चीज तो आप यह देख लीजिए कि आपके लगन में कैसा नक्षत्र है। लग्न में भी नक्षत्र होता है। जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे, ग्रह स्पष्ट पर जाएंगे तो ग्रह स्पष्ट में आप यह देखिए हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह तो हमारा जन्म नक्षत्र ही हो जाता है। लगन में देखिए किस प्रकार का नक्षत्र है आपके जीवन में, आप ज्यादातर उसी स्थिति में रहेंगे। लगन में ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र होता है तो व्यक्ति के अंदर ऑप्टिमिस्टिज्म ज्यादा होता है, आशावाद ज्यादा होता है, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना, अच्छा सोचना, प्रगति के लिए सोचना। अधोमुखी नक्षत्र में क्या होता है, व्यक्ति बहुत संभाल संभाल के सोचता है, अत्यधिक आशावाद भी नहीं होता। त्रियकमुखी नक्षत्र लगन में हो तो व्यक्ति हरफन मौला होता, ज्यादा ना प्रगति का, ना ज्यादा डाउन यार्ड का, ना विनाश का, ना प्रगति का, कुछ बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। तो लगन में ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर आपका पेशा कुछ ऐसा है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, खुदाई से जुड़ा हुआ हो, गहराई से जुड़ा हुआ हो, तो आपके लगन में अधोमुखी नक्षत्र होना ज्यादा ठीक है। मान लीजिए कोई पेट्रोलियम कंपनी में काम कर रहा है तो पेट्रोल जमीन से निकाला जाता है, कोई खेती का काम कर रहा है तो उसके लगन में अगर अधोमुखी नक्षत्र है तो उसे उस काम में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ऐसे कोई ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है और आप एयरफोर्स में है या किसी भी प्रकार से चीजों को ऊपर बढ़ाने की तरफ अग्रसर है तो आपको मजा आएगा। और आप अगर विशेष रूप से फ्रीलांसर वगैरह हैं, क्रिकेटर हैं, खेल कूद में हैं, टीचर हैं, जहां पर चौमुखी विकास की जरूरत होती है तो आपके लगन में त्रियकमुखी नक्षत्र होगा तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा से भी आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार के नक्षत्र में है, अधोमुखी नक्षत्र में है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में है कि त्रियकमुखी नक्षत्र में है। जिस प्रकार के नक्षत्र में होता है व्यक्ति के मन पे उस चीज का असर जरूर पड़ता है। अब जैसे किसी का चंद्रमा अधोमुखी नक्षत्र में होगा ना तो वह जरूर ही चीजों की खोजबीन गहराई तक जाएगा, छांट पड़ताल करेगा, भले ही उसके कारण से विवाद हो जाए। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र वाले हमेशा पुरानी चीजों को पीछे भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब भी ये किसी भी चीज को छोड़ेंगे तो उसको पूरा छोड़ करके आगे बढ़ लेंगे। यानी कोई अगर परेशानी देने वाली भी चीजें हैं तो उनको भी छोड़ के आगे, ये चीजों को घसीटेंगे नहीं। ये थोड़ा अधोमुखी नक्षत्र वाले चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, ज्यादा समय देते हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रिय है लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ना भी जरूरी है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, उसके कारण से दिक्कत हो रही, हानि हो रही। लेकिन ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र वाले नहीं ज्यादा खींचेंगे, साथ चल सकते हो तो चलो, अन्यथा ये किसी को पकड़ के लेके ढोने का प्रयास नहीं करते। इसी प्रकार से त्रियकमुखी नक्षत्र वाले तो किसी की केयर नहीं करेंगे। हाँ, ये जो है परिस्थितियों के अनुसार चलेंगे। आप रो रहे हैं आपको ढांढस बधा देंगे, आप हंस रहे हैं आपके साथ बैठ के मिठाई भी खा लेंगे, अपने रास्ते चले। समय बदला, आप कौन ये कौन, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये चीजों को जीवन में बहुत परमानेंट नहीं रखेंगे।
जहाँ ठीक है, रिश्ता है, आप अच्छा रख रहे हैं तो ये भी अच्छा रख रहे हैं। तो चंद्रमा किस प्रकार के नक्षत्र में है इसका भी असर पड़ जाता है। अब यहाँ पर कुंडली की हम बात करेंगे। आप अपने लगन सहित लगन में और सभी 9 ग्रहों के नक्षत्रों को निकालिए, लिख लीजिए कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, और वहां से जजमेंट करके फिर इस चार्ट के अनुसार देखिए कि आपके ज्यादातर ग्रह किन प्रकार के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। लगन को देखिए, सूर्य का नक्षत्र लिखिए, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का, सभी ग्रहों के नक्षत्रों को नोट करिए किस प्रकार के नक्षत्र में हैं, और फिर उसके बाद टैली कराइए। 9 ग्रह और लगन यानी 10 चीजें मिल करके मेजॉरिटी किस नक्षत्र की है। ज्यादातर ग्रह अधोमुखी नक्षत्र में है, ज्यादा ग्रह ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में है कि ज्यादा ग्रह त्रियकमुखी नक्षत्र में है। तो अपने काम को इन नक्षत्रों के गुणों से जोड़ने का प्रयास करिए। ऑलरेडी आप उसी प्रकार के काम में हैं तो आप बहुत अच्छी तरक्की कर जाएंगे। अब मान लीजिए 9 ग्रह और 1 लगन 10 मिला करके उसमें से 4 आपको ऊर्ध्वमुखी में मिल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप जीवन में ज्यादातर टाइम तरक्की ही करते जाएंगे, और शेष अधोमुखी और त्रियकमुखी में बटे हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट कहां पर है ये आपको देख लेना चाहिए। अब यहां पर एक दूसरी विधि में बताता हूं क्या देखना है कि आप यह देखिए कि वर्तमान में आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है। महादशा देखनी है, किस ग्रह की महादशा चल रही है उसका नक्षत्र नोट करिए, जिस ग्रह की महादशा है। अब देखिए, हम जब किसी ग्रह का फलादेश करते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि ग्रह का भाव देखेंगे कि भाव जिस भाव में बैठा वह भाव उसके लिए अच्छा है कि नहीं है। उस ग्रह की राशि देखेंगे कि अच्छी राशि में है कि नहीं है। भाव देखेंगे, राशि देखेंगे और उसका बल देखेंगे कि अस्त वगैरह तो नहीं है। फिर देखेंगे कि वह पीड़ित तो नहीं है, पीड़ित है कि बली है। मतलब यहां पर पीड़ित से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कोई ग्रह पे 2 पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई तो ग्रह पीड़ित हो गया, और 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो ग्रह शुभ हो गया। तो इस प्रकार से हम जज करते हैं कि कोई ग्रह अच्छा फल देने वाला है कि नहीं है। अब नॉर्मली आपने देख लिया कि ग्रह अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, अस्त वगैरह नहीं है तो बली है। ग्रह 6, 8, 12 में है, खराब राशि में है, अस्त वगैरह है या पाप कर्तरी वगैरह में, तो आप समझ लिए कि पीड़ित है। तो अगर आपका जो भी ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है वह कुंडली में पीड़ित नहीं है और उसका जो नक्षत्र है वह ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, तो आप यह समझ जाइए कि ऊर्ध्वमुख मतलब तरक्की, ऊपर की तरफ बढ़ना, आगे जाना। तो अगर ऊर्ध्वमुख में वह ग्रह है तो उस समय अवधि में आप काफी विकास करने वाले हैं। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह ग्रह ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में है तो आप विकास करेंगे। अब काफी बार कुंडलियां आती हैं, जैसे इसी कुंडली में मान लेते हैं कि यहाँ मेष लगन है और मंगल बैठा है। अब मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल स्वाग्रही है, लेकिन यही मंगल अधोमुख नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी मंगल की महादशा में यही चीज फल मिलेगा, लेकिन मंगल कुंडली में अच्छा होते हुए अधोमुख नक्षत्र है तो आपको जीवन में कुछ न कुछ डाउनफॉल का सामना करा देगा, आभास करा देगा। अब यही मंगल अच्छा है लेकिन ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में बैठ जाए तो ये आपको जीवन में उस समय अवधि में ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगा, उपलब्धियां दिलवा देगा। यानी अगर ग्रह अच्छा है और ऊर्ध्वमुख में है तो यह एक एडवांटेज है। ग्रह कुंडली में अच्छा है और अधोमुख नक्षत्र में है तो यह एक डिसएडवांटेज है उस ग्रह के लिए। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के लिए जानना चाहिए। जिस ग्रह की दशा है अगर वह ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो यह उसको एक एडवांटेज देगा। कुंडली में कोई ग्रह खराब है, पीड़ित है और नक्षत्र भी उसको अधोमुख वाला मिला है तो एक तो पीड़ित भी है और अधोमुख का नक्षत्र भी पाया है तो अपनी दशा में डिसएडवांटेज ज्यादा लेकर के आ सकता है। तो करना क्या है आपको, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका नक्षत्र देख लीजिए, ऊर्ध्वमुखी है, अधोमुखी है कि त्रियकमुखी, और जिसकी अंतरदशा चल रही है उसे भी, यानी महादशा और अंतरदशा नाथ दोनों को नोट करिए। अगर महादशा और अंतरदशा दोनों एक ही डायरेक्शन में बल लगाए, यानी महादशा नाथ जो है ऊर्ध्वमुख में है और अंतरदशा नाथ भी ऊर्ध्वमुख वाले नक्षत्र में है,
तो उस समय अवधि में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे चल के आप आगे विकास करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 4, मतलब आप कुछ ऐसे ही कार्य योजना में लग जाएंगे जो आपको ऊपर की तरफ ले जाने वाला है। महादशानाथ जो है अधोमुखी में है और अंतरदशानाथ भी अधोमुखी में आया है, तो उस दशा में आप थोड़ा अपने जीवन में डाउनफॉल देख सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तिर्यक मुख में है महादशानाथ और अंतरदशानाथ, तो आप ये समझ लीजिए उस समय अवधि में आप कई चीजों में इंगेज होंगे, कई दिशाओं में, कई क्षेत्रों में आप अपने बुद्धि को, अपने बल का इस्तेमाल करेंगे, मल्टी टैलेंट अपना दिखाने का प्रयास करेंगे। अब अगर महादशानाथ अधोमुख में है, अंतरदशानाथ ऊर्ध्वमुख में है, तो मिला लीजिए एक, वैसे सबसे ज्यादा वैल्यू महादशानाथ की है। महादशानाथ अधोमुख में है तो वो लंबी दशाएं होती हैं, महादशाएं, उनका असर ज्यादा रहेगा। हाँ, महादशानाथ अधोमुख में है, अंतरदशानाथ ऊर्ध्वमुख में है, तो जब उस अंतरदशानाथ का समय आएगा तो उतने समय के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कुछ ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे। महादशानाथ अंतरदशानाथ दोनों ऊर्ध्वमुख में है, बहुत अच्छा, दोनों अधोमुख में है, नहीं ठीक, एक ऊर्ध्वमुख में एक जो है अधोमुख में, तो सम हो जाएगा, कुछ बहुत इवेंटफुल नहीं होगा। एक अधोमुख में है, एक त्रियक मुख में है, तो यह भी सम हो जाएगा। एक ऊर्ध्वमुख में है, एक त्रियक मुख में है, तो यह अच्छा हो जाएगा। यानी ऊर्ध्वमुख के साथ त्रियक मुख अच्छा चलेगा, अधोमुख के साथ त्रियक मुख अच्छा नहीं चलेगा। अब जिस ग्रह की महादशा चल रही है अंतरदशा, अगर वह ऊर्ध्वमुख में आया है और लगन में भी आपके ऊर्ध्वमुख का नक्षत्र है, तो यह आपको हमेशा बल देगा। लगन का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र हमेशा बल देगा। अब मान लीजिए किसी का लग्न और चंद्रमा दोनों अधोमुख नक्षत्र में है और वो अधोमुख से जुड़े हुए कार्यों में नहीं है, किसी दूसरे कार्य में है, तो उनको परेशानी आएगी। अब मान लीजिए जिसकी महादशा है वो अधोमुख में, अंतरदशानाथ भी अधोमुख में, लेकिन व्यक्ति खुदाई का काम करता है, बालू निकालता है, मोरंग निकालता है, माइनिंग का काम करता है, खेती का काम करता है, तो उन कार्यों के लिए ये अच्छा रहेगा। अधोमुख से जुड़े हुए जो कार्य हैं, अधोमुख मतलब नीचे, नीचे मतलब गहराई, जमीन खोदना, बोना, जोतना, तो अपने कार्यों के लिए अच्छा होगा। अगर उस नक्षत्र विशेष के कार्यों से अलग हटके कुछ है तब अच्छा नहीं देता है, तब डाउनफॉल देता है। जैसे राजनेता की कुंडली मान लेते हैं, किसी राजनेता की कुंडली है, मंगल अच्छा है, उनकी दशा चल रही है, लेकिन मंगल अधोमुख में है, तो मंगल की दशा में समय समय पर पब्लिक के माइंड में या उस जातक की, उस राजनेता की उपलब्धियों में हम देखेंगे काफी बार रुकावटें आएंगी। उसको ये अनुभव होगा कि मेरा डाउनफॉल हुआ है, मुझे कुछ जो मेरी लगातार उपलब्धियां चल रही थी उसमें कुछ ब्रेक लगा हुआ है, ऐसा अनुभव आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो उम्मीद है ये विषय वस्तु आपको नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको और डिटेल में आप जाकर के हर ग्रह पर लागू कर सकते हैं और कुछ नया खुद की तरफ से भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए।